हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। और ये वीडियो जो है बेसिकली केमिस्ट्री के हिस्ट्री को बताता है और मैं इस वीडियो का नाम भी दिया हूँ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री को स्टार्ट जैसे करते हैं जब स्टूडेंट 9th और 10th क्लास के बाद जब साइंस लेते हैं और उन्हें केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना होता है तो उन्हें कुछ बेसिक बातें केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़रूरी है जाननी, वो आपको इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के 11 क्लास का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्यों हम लोग 11 क्लास में जब आते हैं तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, कौन सा चैप्टर में आपको क्या बताया जाता है, कौन सा चैप्टर आपका कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर नए हैं तो आप इसे को लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताऊँगा, ठीक है। केमिस्ट्री के स्कोप्स के बारे में बताऊँगा, केमिस्ट्री के टाइप्स के बारे में बताऊँगा, बहुत कुछ बताऊँगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में आता है, हम लोग जब साइंस लेते हैं क्लास 10th के बाद हम लोग जब साइंस लेते हैं हमारे अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि हम लोग साइंस को कैसे स्टार्ट करें। साइंस हम लोगों ने ले लिया है, इतना तो आप सभी को पता होगा कि साइंस में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। हालांकि आपका स्ट्रीम भी यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद बायोलॉजी और मैथ आपका ऑप्शन में होता है कि आपको बायोलॉजी और मैथ में से कोई एक चुनना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट दोनों को चुनते हैं और जो दोनों को चुनते हैं वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनके स्कोप्स आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना बात होता है कि आप जब क्लास 11 में इंटर कर रहे हैं तो आपका साइंस अगर आपने लिया है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट्स आप तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। और इसीलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, केमिस्ट्री के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के की पॉइंट्स, केमिस्ट्री के हिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग कितना कुछ जान सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और इससे आपका केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। देखिए, मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है आपको बताने के लिए, पहले से लिख दिया है, आप बाद में से नोट भी कर लीजिएगा, मैं हट जाऊँगा। केमिस्ट्री है क्या, तो केमिस्ट्री में हम लोग किस के बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तत्व कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो देखिए, पहला बात तो ये आपको पता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का एक खंड है, केमिस्ट्री साइंस का एक शाखा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और एलिमेंट्स में भी आप लोग कह सकते हैं, एलिमेंट्स के अंदर आप लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनता है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ एलिमेंट्स को एलिमेंट्स ना समझें आप, एलिमेंट्स के अंदर एटम, मॉलिक्यूल, आयन, परमाणु, अणु, आयन, यौगिक, सभी के बारे में, तत्वों के बारे में, तत्वों के साथ साथ इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। एंड दियर केमिकल कंपोजिशन, उनके संगठन के बारे में। अगर हम लोग कोई एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया आपके पास एक आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, तो आयरन का ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट, आयरन एलिमेंट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आयरन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किससे, और उसके अंदर और क्या है, एटम के अंदर क्या होता है, ये भी पढ़ा जाता है। मतलब एलिमेंट्स के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण, जैसे आयरन क्या क्या करता है, आयरन कैसा होता है, आयरन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, आयरन में कैसा कैसा चीज़ डिफेक्ट्स होता है, आयरन के क्या क्या यूजेस होते हैं, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स में हम लोग क्या पढ़े, कंपोजिशन पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एंड स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो एलिमेंट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप बोलेंगे सर आयरन का एक ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आयरन का ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं होगा। आयरन के अंदर जो कंपोजिशन होंगे आयरन के, जैसे एटम है तो एटम के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है उनके बारे में भी जानेंगे। एंड रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएक्शन मतलब उस एलिमेंट का किसी और एलिमेंट के साथ कैसा रिएक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपको कंप्लीट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट के स्ट्रक्चर, एलिमेंट के कंपोजिशन, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट के रिएक्शंस, ये सारा चीज़ साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, ये सारा कुछ पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री का डेफिनेशन। क्योंकि आप जब भी क्लास केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और 11 क्लास हो, 12 क्लास हो, या कभी भी आप किसी भी लेवल के मतलब की तैयारी कर रहे हैं और आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, चलिए अब सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि सर केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, केमिस्ट्री वर्ड दिया कहाँ से गया था। देखिए, केमिस्ट्री वर्ड एक्चुअली में एक केमिस्ट्री वर्ड का जो डिराइव हुआ है वो एल्केमी वर्ड से हुआ है, और उसको डिराइव करने वाले केमिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्हें फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट भी कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल एक केमिस्ट, पहले इन्हें मॉडर्न केमिस्ट कहा जाता है। पहले केमिस्ट अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पहले केमिस्ट का नाम बताओ वर्ल्ड के, तो आपको बताना है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने गैसों पर रिसर्च किया था, है ना, और इन्होंने गैस लॉज भी दिया। आप जब क्लास 11 में का चैप्टर नंबर 5 पढ़िएगा तो वहाँ पे इनका एक लॉ है जिसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है, वो इन्हीं का दिया हुआ है, रॉबर्ट बॉयल ने। पहले, ध्यान रखिएगा, पहले मॉडर्न केमिस्ट कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। इन्हीं ने केमिस्ट्री का नाम दिया है। ठीक है, ये पहले केमिस्ट थे, इनका बारे में हमेशा जानिएगा। और कब? तो 1661। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट हु नेम्ड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट बॉयल। या आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, चलिए अब आपको एक कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बहुत बार लोग पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पितामह कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है। ठीक है, तो देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि सर फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट जो है वही तो केमिस्ट्री के फादर होंगे। ऐसा नहीं है। फर्स्ट जो आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री है उनका नाम है एंटोनाई लेवोजियर। एंटोनाई लेवोजियर पहले आपको कह सकते हैं ये आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप रॉबर्ट बॉयल ने कहा था, लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने लॉज, गैस के बारे में रिसर्च किया, गैस का एक लॉ भी दिया, लेकिन उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के बारे में बॉयल ने कुछ नहीं बताया था। एलिमेंट्स के बारे में बताया था किसने? एंटोनाई लेवोजियर ने। इन्होंने ही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था, और उन्होंने अपना एक फर्स्ट बुक भी निकाला था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। 1787 में इन्होंने फर्स्ट बुक बनाया था, केमिस्ट्री का बुक निकाला था, जिसमें केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके नाम लिखने के भी तरीक़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनका सबसे बहुत बड़ा बात ये था एंटोनाई लेवोजियर का कि इन्होंने कंबशन के बारे में बताया था। सबसे पहला चीज़ जो इन्होंने बताया था कंबशन, दहन। कोई चीज़ को जलाते हैं, तो कोई भी चीज़ को कंबशन करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन ज़रूरी होता है किसी कंबशन के लिए, वो बताया था लेवोजियर ने ही। ठीक है, तो एंटोनाई लेवोजियर फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, और उन्हें फर्स्ट बुक दिया था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। कब दिया था? 1787। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आपको बोलना होगा एंटोनाई लेवोजियर। ठीक है, चलिए अब बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर फादर ऑफ केमिस्ट्री तो ठीक है, मदर ऑफ केमिस्ट्री भी कोई है क्या? बिल्कुल, मदर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं, और उनका नाम है मैरी एनी पॉल्जे लेवोजियर। एक्चुअली में ये एंटोनाई लेवोजियर की वाइफ हैं। ठीक है, और मैरी एने पॉल्जे लेवोजियर जो है इन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? इन्होंने क्या किया था भाई? सिर्फ वाइफ थी इसीलिए कहा गया क्या? बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि एक मर्द के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सेम टू सेम एंटोनाई लेवोजियर के सक्सेस के पीछे इन एने पॉल्जे लेवोजियर का भी हाथ था। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? तो इनके जो लैब थे, जो ये दोनों साथ में लैब में ही काम करते थे, और ये लैब असिस्टेंट थी। मतलब मैरी एने पॉल्जे लेवोजियर के लैब असिस्टेंट थे कौन? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, और इनके सक्सेस के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली में इन्होंने फ्रेंच ब्रिटिश लैंग्वेज का एक बुक को फ्रेंच में अनुवाद किया था। किसने किया था? एने पॉल्जे लेवोजियर ने अनुवाद किया था इंग्लिश में, उसे फ्रेंच में उसका क्या कर सकता है, अनुवाद किया था। और फ्रेंच में अनुवाद करने के बाद एंटोनाई लेवोजियर ने रिसर्च चालू किया, और रिसर्च करने के बाद उन्हें कंबशन के बारे में बताया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी भी किया। तो मैरी एने पॉल्जे लेवोजियर को मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ बहुत
कम जगह लोगों को समझ में आता है, कम जगह लोगों को पता होता है, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कोई बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने क्वेश्चन आते हुए देखा है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे मिला था केमिस्ट्री में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़, देखिए फर्स्ट को हमेशा लोग जानते हैं और फर्स्ट को याद भी रखते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री के बारे में जो फर्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा था। जैसे फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट कौन थे, तो रॉबर्ट बॉयल थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मदर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री को किसने केमिस्ट्री में किनको मिला था, तो उनका नाम था J.H. वॉन टॉफ, ठीक है। इनके बारे में आप 11 और 12 में बहुत बार पढ़ेंगे। क्लास 11 में भी इनका चर्चा होगा, 12 में भी चर्चा होगा। बहुत तरह का चीज़ उन्होंने किया है केमिस्ट्री में। गैस लॉज को भी दिया, गैस लॉ को भी दिया वॉन टॉफ, ठीक है। फिर उन्होंने मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इन्हें इसके बारे में बताया। आप क्लास 12 में जब जाएंगे तो वहाँ पे इनका एक इक्वेशन भी है जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, वॉन टॉफ। तो ये जो वॉन टॉफ है, इन्हें ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। इसको भी जान लीजिएगा कब मिला था, 1901 में मिला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो जी चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट लेवल को और नॉलेज को बहुत बूस्ट अप करेगा। केमिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, केमिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सिर्फ 11-12 के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप कितना भी आगे चले जाइए, केमिस्ट्री में आप 11-12 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं या PhD करते हैं, वहाँ तक भी केमिस्ट्री का ये टाइप्स आपको मिलते रहेगा। और आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सब चीज़ भी केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का मेन 3 टाइप, ये शायद आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये जान लीजिए केमिस्ट्री के सबसे मेन 3 टाइप्स कौन कौन होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के सबसे की मेन 3 टाइप्स यही हैं। और जब हम लोग 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे तो मेनली यही 3 केमिस्ट्री आपको मिलेंगे। हालांकि कुछ पोर्शंस आपके और भी केमिस्ट्री के मिलते हैं 11 में भी और 12 में भी, लेकिन मेन 3 केमिस्ट्री जो होता है वो 3 होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब आता है, ये तो ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से केमिस्ट्री होते हैं, तो इसके अलावा एक केमिस्ट्री होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम लोग 11 में 12 में नहीं यूज़ करते हैं, ये आपके ग्रेजुएशंस में एनालिटिकल केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। इसमें आंकड़े की केमिस्ट्री होती है, इसके बारे में आप क्लास 12 ग्रेजुएशंस में पढ़ते हैं, हायर लेवल केमिस्ट्री में आपको ये मिलता है। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जी, क्योंकि इसमें हमें न्यूक्लियर का मतलब होता है एटम के न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड सारे केमिस्ट्री के पोर्शन को समझाया जाता है। हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स भी होता है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है, दोनों पार्ट मतलब न्यूक्लियर के बारे में ही बताता है, लेकिन न्यूक्लियर के अंदर कुछ फिजिक्स का पोर्शन अलग होता है और वही न्यूक्लियर के अंदर कुछ केमिस्ट्री का भी पोर्शन होता है। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री को जब हम लोग न्यूक्लियर पोर्शन के लिए पढ़ेंगे तो उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये भी आपका केमिस्ट्री का ही एक टाइप है। उसके अलावा पॉलीमर केमिस्ट्री भी होता है। पॉलीमर में क्या आता है, पॉलीमर में आता है प्लास्टिक आता है, फाइबर आता है, रबर आता है, इन सभी चीज़ों को पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर जो है उनका भी एक केमिस्ट्री होता है जिसे पॉलीमर केमिस्ट्री कहा जाता है। इसे आप क्लास 12 में पढ़िएगा। क्लास 12 में एक आपका एक चैप्टर भी मिलता है पॉलीमर्स, तो वहाँ इसको मिलता है, ठीक है, वहाँ आपको पॉलीमर केमिस्ट्री मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज़ आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप 11 क्लास को उठा लीजिए, 11 क्लास का सिलेबस देख लीजिए, ये एक चैप्टर है 11 क्लास का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ें होते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। और एक और चीज़ आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें आप बायोलॉजिकल टर्म्स को या बायोलॉजिकल चीज़ों को केमिस्ट्री से जोड़ते हैं, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसलिए इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं केमिस्ट्री के आपके टाइप्स हैं, है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री के टाइप्स बताओ, तो आप अगर इतना टाइप्स बोल देते हैं तो आपको बहुत लोगों से अलग पाया जाएगा, कहा जाएगा कि हाँ ये बंदा केमिस्ट्री के बारे में बहुत जानता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब एक चीज़ बहुत बहुत पॉपुलर चीज़ है, और मेरे जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास देता हूँ, स्टूडेंट हमेशा मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर फिजिक्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, फिजिक्स तो पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है ये फिजिक्स हमें समझाता है, मैथ्स के बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि सारे चीज़ों में मैथ्स का जरूरत पड़ता है, सारे कैलकुलेशन करने में मैथ्स का जरूरत पड़ता है, आप जो चीज़ भी कर लीजिए मैथ के बिना फिजिक्स भी अधूरा है। लेकिन सर केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ होता है? केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही रहता है। केमिस्ट्री में लोग पढ़ते क्या है, केमिकल रिएक्शन, वो तो लैब में होता है सर।
ठीक है। तो केमिस्ट्री का यूजेस क्या है, हम लोग कहाँ केमिस्ट्री को देखते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री हमारे आसपास सब कुछ केमिस्ट्री ही है, ठीक है। आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल के भी अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, से मिलके आपका ये मोबाइल बना हुआ है। मोबाइल के अंदर बैटरी लगा हुआ है, वो भी आपको केमिस्ट्री ही बना के दिया है। मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री के कारण ही देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री का यूजेस बहुत ज़्यादा है। तो उन यूजेस को मैं कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ, और इन पॉइंट को देखने के बाद आपको लगेगा यस, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इस केमिस्ट्री से आप अपना करियर भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री को जान करके, केमिस्ट्री को समझ करके, केमिस्ट्री के रहस्य के बारे में समझ करके, ये आपका करियर भी डिसाइड कर सकता है। एक सब्जेक्ट आपका करियर बना सकता है। इसमें इतनी चीज़ें आती हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे आप। फिर भी मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कितनी चीज़ों को पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन देखिए हम लोग कहते हैं ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हम लोग का कहावत है, पुराने कहावत भी है, आज भी लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ आपको केमिस्ट्री ही देता है, ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत सारे चीज़ें जो हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूड, ये हो गया आपका भोजन, क्लॉथ्स मतलब कपड़ा, और कंक्रीट, कंक्रीट जिससे हमारे इमारत या भवन, घर बनते हैं, वो ये सारा केमिस्ट्री में आता है। बोलेगा सर, आपके मन में आ रहा होगा सर फूड्स केमिस्ट्री ये कैसा है, तो आप पता होगा, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि 10th में भी हम लोग देखते हैं कि फूड्स में के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, किसी फ्रूट में प्रोटीन होता है, किसी किसी फूड्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी फूड में प्रोटीन होता है, कोई फूड से हम लोग को विटामिन्स मिलता है, कोई फूड से हम लोग को मिनरल्स मिलता है। तो ये फूड्स जो होते हैं, ये इसमें अंदर हम लोगों ने इसे क्लासीफाई किया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स। तो आप समझिए, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है आपको शायद पता नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी एक केमिकल सब्सटेंस है। इसका मतलब हम लोग जो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, ये सारा कुछ एक केमिकल सब्सटेंस ही है। केमिस्ट्री ही हमें बताता है कि इनके अंदर विटामिन्स है, कौन सा विटामिन है, उस विटामिन का केमिकल नाम क्या है। तो इसका मतलब हम लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो केमिस्ट्री ही हमें बताता है कि वो, हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग ये सुनते हैं ना कि इस विटामिन के कमी से ये बीमारी हो गया। ये कैसे पता चला? ये केमिस्ट्री से ही पता चला। केमिस्ट्री से ही रिएक्शन करके देखा गया कि इस खाने के सामान में ये विटामिन है और इस विटामिन के कमी से ये बीमारी होता है। इसका मतलब वो विटामिन पे रिसर्च हुआ होगा ना कि इस विटामिन से इस डिजीज़ का क्या रिलेशन है। ये रिसर्च जो है केमिस्ट्री ही करवाया, केमिस्ट्री के बल पर ही हो पाया। यानी कि भोजन, हमें भोजन जो है, भोजन के हर एक चीज़ों में आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए क्लॉथ्स, कपड़े जो बनते हैं, कपड़े के जो मिल होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ केमिस्ट्री के रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है। नायलॉन हो गया आपका, या फिर आपका कॉटन हो गया, ये सारा चीज़ जब बनाया जाता है, उस जगह बनाने में भी आपका केमिस्ट्री का यूज़ होता है। कंक्रीट जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ता है ना, तो हम लोग को पता है सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, लोहे का ज़रूरत पड़ता है, फिर टेक्सटाइल का ज़रूरत पड़ता है, फिर बहुत सारे मार्बल्स का ज़रूरत पड़ता है, या फिर आप लोग पेंट करते हैं तो वहाँ पे प्लास्टर का ज़रूरत पड़ता है। कहने का मतलब पेंट्स में भी, तो कहने का मतलब हम लोग जब घर बनाते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें घर बनाने में यूज होते हैं, ये सारा आपको केमिस्ट्री ही देता है, ठीक है। यानी कि कंक्रीट, रोटी, कपड़ा, मकान तो आपको यही दिख गया सबसे ज़रूरी चीज़। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री हमें देता है, जिसमें आपका आता है पेपर। आपको पता है जिस पेपर पर आप नोट्स लिखते हैं वो भी एक केमिस्ट्री से ही हम लोग जनरेट किए हैं। केमिकल रिएक्शंस पता चला, केमिकल रिएक्शंस के जरिए उसमें केमिकल प्रोसेस किया गया, तब आपका पेपर बना, ठीक है। वो हो गया मेडिसिन्स। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कोई भी मेडिसिन उठा के देख लीजिए, उसके कंपोनेंट्स देखिए, आपको जो कंपोनेंट दिखता होगा, बड़ा बड़ा नाम दिखाई देता होगा, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम। पैरासीटामोल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पैरासीटामोल हो गया, डेटॉल हो गया, उनके कंपोजिशन को आप देख लीजिए, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो सारा केमिकल कंपाउंड ही है, इसे लैब में तैयार किया जाता है,
ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहा। एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस यूज नहीं हुआ है। मेडिसिन केमिकल सब्सटेंस ही होता है, ठीक है, लैब में तैयार होता है, यानी कि मेडिसिन ये भी हमको कौन देता है? केमिस्ट्री देता है। प्लास्टिक, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। ये पॉलीमर केमिस्ट्री जो होता है, इसी में हम लोग प्लास्टिक, फाइबर, रबर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में आप लोगों ने सुना होगा पॉलीथीन, आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा पॉलीथीन, ठीक है। आप अगर आप पॉलीथीन को अगर आप वर्ड को ब्रेक कीजिएगा तो इस दो वर्ड से मिलकर बना है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन है ना, इथीन, इथीन एक केमिकल सब्सटेंस है। अगर आप क्लास 10 पढ़ के आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा इथेन, इथीन, इथाइन। तो इथीन और पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल को जोड़ दो तो बनता है पॉलीथीन, और पॉलीथीन एक तरह का क्या है? प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, रबर हो गया, ये सब कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया। प्लास्टिक का कितना यूज होता है आपको पता है, ठीक है, कितना यूज है हमारे आसपास। चीज़ें जो हैं वो मेटल से ज़्यादा आपको आसपास अपने चारों तरफ प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखती होंगी, प्लास्टिक, फाइबर या रबर, ठीक है। ये सब कुछ केमिस्ट्री देता है। पेट्रोल, आप बताइए पेट्रोल का क्या यूज़ है? पेट्रोल में गैसोलीन यूज़ होता है। गैसोलीन एक केमिकल सब्सटेंस है। तो सोच लीजिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर कोल हो गया, ये सारा एक केमिकल सब्सटेंस ही है, और इनको बनाने में केमिकल रिएक्शंस भी हुआ है, केमिकल प्रोसेसेस भी हुए हैं। तो ये पेट्रोल भी हम लोगों को कौन दिया? केमिस्ट्री ही दिया। सोप एंड डिटर्जेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद आपने 9-10 में पढ़ा भी होगा कि सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। और आपने शायद 9-10 में ये भी पढ़ा होगा कि सोप, साबुन कैसे कपड़े को साफ करता है या हमें साफ करता है, डिटर्जेंट कैसे कपड़ों को साफ करता है, ये सारा कुछ जो है ये केमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। तो सोप, डिटर्जेंट भी हमें कौन बना के दिया? केमिस्ट्री बना के दिया। बैटरीज, अब तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं उसमें जो बैटरी यूज़ हुआ है वो भी केमिस्ट्री ही बना के दिया है। आप लोगों को पता होगा बैटरीज में इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो आपके इन्वर्टर बैटरी होते हैं उसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। उस लेड स्टोरेज बैटरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जो रॉड यूज होता है वो लेड का होता है। तो कहने का मतलब ये है वो भी आपको कहाँ से मिला? केमिस्ट्री से ही मिला, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का मतलब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वो क्या? कॉस्मेटिक्स भी केमिस्ट्री से ही आया है। केमिस्ट्री ही आपको कॉस्मेटिक बना के दिया है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैब में तैयार होती हैं, वो मिलता है तब जाकर के एक कॉस्मेटिक बनता है। तो सोच लीजिए केमिस्ट्री का स्कोप कितना ज़्यादा है। आप इन सब चीज़ों को देख के समझ में आ गया होगा, अच्छा इतना कुछ केमिस्ट्री से ही आता है। तो अब आपको लग रहा होगा जी बिल्कुल कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, 11 पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा, केमिस्ट्री को जितना डीपली पढ़िएगा उतना आपको पता चलते जाएगा, अच्छा ये तो केमिस्ट्री ही है। तो मैंने आपको बताया ना, केमिस्ट्री के बिना दुनिया बिल्कुल अधूरा है। अर्थ और मार्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अगर अर्थ से आप केमिस्ट्री के सब्सटेंस और केमिस्ट्री की चीज़ों को हटा देंगे तो एक चांद या फिर मंगल ग्रह जैसा हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सभी चीज़ों में केमिस्ट्री ही है, ठीक है। मेटल का निर्माण हो गया, नॉन मेटल का निर्माण हो गया, प्लास्टिक का निर्माण हो गया, फाइबर का निर्माण हो गया, सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा इतना स्कोप है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया, ठीक है। अभी मैं इसके बाद मैं आप लोगों को 11 क्लास के, क्योंकि मैं 11 क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, 11 क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस पे भी फोकस करूंगा। दिस विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 सिलेबस, ठीक है। तो उसे आप देखिएगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास 11 के कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लास 11 के सिलेबस कहें या कोर्स स्ट्रक्चर देखें। क्लास 11 में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो साइंस हम लोग जब 9-10 तक रहता है तो साइंस को हम लोग कंबाइंड पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ जाता है। जब आप 11 पढ़ते हैं, 11 केमिस्ट्री अगर आप देखा जाए तो केमिस्ट्री का शुरुआत, अगर केमिस्ट्री आपको हायर लेवल केमिस्ट्री पढ़ना है तो शुरुआत 11 से ही होता है। ध्यान रखिएगा 11-12 केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको
साइंस से लेकर के, साइंस आपने लिया है, आपने कुछ समझ के, सोच समझ के साइंस को लिया होगा, तो अगर आपने साइंस लिया है तो आपका 11-12 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 11-12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका रास्ता खुलता है। अगर देखा जाए तो यहीं से आपका साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी जो भी है यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से बहुत बढ़िया समझिएगा। मैं भी कोर्स स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसे देखिएगा, आपको कुछ समझ में जरूर आ जाएगा कि क्लास 11 जब स्टार्ट करते हैं तो क्लास 11 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं और हमें क्या पढ़ना है। अगर क्लास 11 एक मूवी है तो उस मूवी का ट्रेलर आप अभी देखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में यहां पर बताया जाएगा केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सब इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, सब कुछ ऐसे मूलभूत कॉन्सेप्ट जिससे केमिस्ट्री आपका शुरुआत किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मोल कॉन्सेप्ट, वो इसी में आता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने हो सकता है 9th या 10th में मोल के बारे में पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, इसमें कंसंट्रेशन आएगा, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है वो आएगा, केमिकल रिएक्शन के होते समय कौन कौन से लॉज लगते हैं वो आएगा ये। और उसमें कई बार केमिकल रिएक्शंस में को हम लोग जब क्वांटिटेटिव नज़रिए से देखते हैं, मतलब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इतना ग्राम रिएक्टेंट लिए तो इतना ग्राम प्रोडक्ट बना, अगर हम लोग इस रिएक्टेंट का अमाउंट को इतना घटा दें तो प्रोडक्ट कितना कम बनेगा। ये रिएक्शंस का स्टोइकियोमेट्री, ये सारा कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पी लिखा है, पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कई टाइप के होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लास 11 और 12 में मेनली हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। और मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि जब मैं कहूं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाने होंगे, यानी कि ये चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इंट्रोडक्शन आपका केमिस्ट्री का यहीं से शुरू होता है, तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसे भी आप देखिएगा, ये अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11 तो इसी चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 आया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ये चैप्टर का नाम जैसे मैंने लिया होगा आप लोगों के मन में थोड़ा खुशी आया होगा, क्यों? क्योंकि अरे ये परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो हम लोग 9th क्लास में देख के आए हैं, कुछ स्टूडेंट ने 10 में भी देखा होगा। हमारे टाइम में क्लास 9 में ये चैप्टर हुआ करता था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, ठीक है। आप लोग लग रहा हो परमाणु की संरचना, एटम स्ट्रक्चर का क्या क्या होता है उसमें, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, यही सब तो होगा। हाँ, ये सब है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 11 क्लास में। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही नहीं होगा, एटम का स्ट्रक्चर से लेके, एटम का डिस्कवरी से लेकर के, एटम में जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसका कन्फिगुरेशन भी होता है, उसके बाद उसमें बहुत लॉज और रेगुलेशंस, रूल्स भी आएंगे। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम लोग एटम का कन्फिगुरेशन भी लिखते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है उसका कन्फिगुरेशन भी लिखते हैं। आप लोगों ने 9th में भी लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी चीज़ आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। ये आपका विस्तार पूर्वक आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर का नाम तो वही है, बट इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब इसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को इतना बड़ा नाम लेकर के सिंपली कहा जा सकता था पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। फिर से आपको मन में खुशी आ रहा होगा कि न सर, पीरियोडिक टेबल तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है। किसी के सिलेबस में क्लास 9 में होता है। पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, और हम लोग के टाइम में भी जब हमारे टीचर पीरियोडिक टेबल के बारे में बताते थे तो बोलते थे देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरा केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, आप कंप्लीट प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कैसे डिस्कवरी हुआ पीरियोडिक टेबल, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट समझ जाइएगा, पीरियोडिक टेबल खुद से बना लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं कि कोई भी एलिमेंट को कहीं पे भी लिख दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक, इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बॉन्डिंग।
आपने ये भी बॉन्डिंग भी आपने 10 में पढ़ा होगा, बहुत बहुत लोगों का फेवरेट होता है ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हम लोग जानते हैं कि कोई कंपाउंड के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कैसे बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, आबंध कैसे बनता है, रासायनिक आबंध बोला जाता है हिंदी में से, कैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका केमिकल बॉन्डिंग वीक है उसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिस्ट्री में दिक्कत आ जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, भले ही मैं यहाँ इनऑर्गेनिक लिखा हूं मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये बेसिक है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्लास से मिलता जुलता है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे चैप्टर जो हैं आपके 10th से या 9th से मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे आसपास पदार्थ प्रेजेंट हैं, तो एटम जो मैटर होते हैं वो कौन कौन से रूपों में हमारे सामने हो सकते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक हालांकि स्टेट्स के बारे में बताया गया है प्लाज्मा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सभी स्टेट्स होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। लेकिन यहाँ आपको पदार्थ की सारी अवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको सिर्फ 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, गैसेज और लिक्विड्स। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सॉलिड के साथ क्या प्रॉब्लम था, कोई दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं। सॉलिड के बारे में ये है कि आपको सॉलिड क्लास 12 में पढ़ना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 11 और 12 क्या है, 11 अलग है 12 अलग है। बिल्कुल नहीं। अगर केमिस्ट्री इतना पार्ट है, केमिस्ट्री इतना बड़ा है, तो कुछ पोर्शन आपको 11 को दे दिया गया है और कुछ पोर्शन 12 को दे दिया गया है। जैसे आपने 9, 10 पढ़ा था, क्या 9th का चीज़ ही आप 10th में पढ़े होंगे? बिल्कुल नहीं। 9th अलग था, 10th अलग था, सेम 11 अलग है, 12 अलग है, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 9th आपका 11 से मिलता है और 10th आपका 12 से मिलता है। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ आपको कौन से स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, गैसेज और लिक्विड्स। और सॉलिड कहाँ पढ़ना है? 12 में। 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है सॉलिड स्टेट। आपको 11 में पढ़ना है गैसेज एंड लिक्विड्स। चलिए इसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स होंगे आप लोग पहले से इनके बारे में कुछ कुछ जानते होंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इसमें पढ़ा किया जाता है, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं या कोई केमिकल चेंजेस देखते हैं तो उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे हीट किसी रिएक्शन के लिए जरूरी है और हीट लेने देने से रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। और ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, यानी कि इसमें आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक। इसके बाद आता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये भी आपके लिए कंप्लीट नया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई रिएक्शंस का आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जाना। कोई रिएक्शन आगे भी बढ़ता है और पीछे भी बढ़ता है। जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है तो एक ऐसा स्टेज आता है जब रिएक्शन रुक जाता है, सब कुछ स्टैटिक हो जाता है, बदलना रुक जाए, सब रिएक्शन बीच में आ जाए, रिएक्शन ना आगे शिफ्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के साइड में भी शिफ्ट नहीं कर रहा है और रिएक्टेंट के साइड भी शिफ्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन बीच में अटक जाए, तो वैसे स्टेज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। हालांकि अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो इसके बारे में बहुत डिटेल में समझिएगा। यह भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक टाइप है, ठीक। इसके बाद आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। आपने कभी ना कभी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, ये आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा। रेड ऑक्स मतलब लाल बैल नहीं, रेड और ऑक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स कहते हैं। तो आप लोग सोचिए, आपने 10th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, जस्ट एक रिएक्शन था, लेकिन आपको क्या पता था कि जब 11 में आप पहुंचेगा तो ये एक चैप्टर बन जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है और ये किसका टाइप है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। आपको लग रहा होगा सर हाइड्रोजन एक चैप्टर, हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट का नाम है, हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट का नाम नहीं, हाइड्रोजन एक चैप्टर का नाम है। इसमें आप हाइड्रोजन के बारे में कंप्लीट पढ़िएगा, हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे यूजेस पढ़िएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक। फिर से अब आप देखिएगा, आप लोगों को शायद पता होगा पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको यहाँ चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस, पी, डी, एफ को कैटेगराइज कर दिया 11 और 12 में। 11 क्लास में एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को पढ़वाया जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक आपका कहाँ पढ़ना है? 11 में। और पी ब्लॉक में भी सम कुछ पी ब्लॉक
11 में पढ़ना है और कुछ पी ब्लॉक आपका 12 में पढ़ना है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, उसमें एस ब्लॉक 11 में है और पी ब्लॉक का कुछ पार्ट 11 में है। तो बाकी का पी ब्लॉक कहाँ होगा? 12 में होगा। डी कहाँ होगा? 12 में होगा। एफ ब्लॉक कहाँ होगा? 12 में होगा। तो मैंने से कहा ना कि सिलेबस का कुछ पोर्शन आपको 11 में है और कुछ पोर्शन आपका 12 में है, ठीक है। तो सम पी ब्लॉक ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने कहा होगा, सोच रहे होंगे कि सर आपको सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही दिख रहा है, ऑर्गेनिक नहीं है क्या? ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं यहाँ क्लास 12 में, ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 चैप्टर हैं, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपका ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़िएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पढ़िएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये सारा पढ़िएगा। इसे बहुत बार जीओसी भी बोलते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जीओसी भी पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम जनरलाइज्ड वे में ऑर्गेनिक को यही हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 आता है हाइड्रोकार्बन। जैसे आप ये सुने होंगे वर्ड, आप लोग फिर से खुश होंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो आपका 10th में भी था। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड को, से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसमें आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। लेकिन इसमें आपको लग रहा होगा सर ये तो पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत बड़े पैमाने पे हाइड्रोकार्बन को आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग समझ लेंगे 9th-10th में जो आपने को पढ़ा उससे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। चैप्टर का नाम तो मिल रहा है लेकिन पढ़ना आपको बहुत डीपली है। और लास्ट चैप्टर है जो आपका कोई केमिस्ट्री का कोई टाइप में नहीं आता है, इसके केमिस्ट्री का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपने पढ़ा भी था, मैंने कहा भी था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ही होता है ना, और वो आपका अलग से पढ़ना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होता है, केमिस्ट्री के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसमें आप लोग पढ़िएगा। एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और आपको बताया कि मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दिया है, सीबीएसई का कोर्स स्ट्रक्चर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को जोड़ दिया जाए तो 11 मार्क्स से क्वेश्चन 11 में पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से लेकर के इक्विलिब्रियम तक, यानी कि 7 चैप्टर तक आपको 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका रेडॉक्स से लेकर के पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका ऑर्गेनिक पोर्शन और इन्वायरमेंटल को ऐड करके आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल, जो कि स्कूल में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कम से कम 11 क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे, और साथ साथ मैंने आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री कितने टाइप्स का होता है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताया, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री भी बताया, और 11 क्लास के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितने लोगों से कर सकते हैं आप। और आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।